हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी अब बढ़ाकर टोटल 45,284 सीटें कर दी गई है। तो और आपके पास केवल 1 मंथ का समय बचा हुआ है। तो इसी को देखते हुए आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच लाया गया है और आज की इस सेशन का पहला सवाल है, कहता है एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ छोटे गोले की संख्या निकालना है। तो इसके लिए बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से डिवाइड करा देना है, आंसर आ जाएगा। तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ त्रिज्या 10 दिया हुआ है, और छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, अब बच गया 10 गुने 10 गुने 10 बाई 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 125 गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए इसको, अगला सवाल है, 2400 रुपए की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक का रेट दे दिया है और वार्षिक ब्याज निकालना है। वार्षिक ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो टाइम पहले निकाल लेते हैं। 20 मार्च 2019 से 2019 तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो मार्च में हो गया 12 दिन, 31 का महीना लगता है, तो 20 से लेकर 31 तक 12 दिन, और मई में पूरा 31 हो गया, 31 डेज, 31 तारीख तक है मार्च, और अप्रैल में 30 दिन। टोटल टाइम हो गया 73 दिन। और हमसे क्या मांग रहा है? साधारण ब्याज निकालना है इसका। तो एसआई का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बाई 100। तो यहाँ P का वैल्यू हो गया 2400। रेट दे दिया है 25/4, और टाइम तो हमने निकाल लिया 73 डेज, लेकिन यहां पर 2019 है, 2019 जो कि जनरल ईयर है। अगर जनरल ईयर रहेगा तो उसे वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग देंगे, और अगर लीप ईयर रहता, यहां 2020 रहता या कोई भी लीप ईयर रहता, तो 366 से डिवाइड करते हैं यहाँ वर्ष में बदलने के लिए, और बटा में 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से 6 बार में गया, 73 से 5 बार में गया, और ये 5 से 5 बार में 25 गया, बच गया 6 × 5 = 30। हमारा आंसर आ गया 30 रुपया। इसका साधारण ब्याज 30 रुपया हो गया। देखिए इसको, अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दे दिया है। एलसीएम दे दिया है 60 और एचसीएफ दे दिया है 5, और कहता है एक संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। एक संख्या मान लेते हैं ए है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका भागफल 10 आ जाता है। तो यहां से एक संख्या तो निकल गया 20, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। हमें क्या निकालना है? हमें सेकेंड नंबर निकालना है। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है, तो 5 × 60 बाई
फर्स्ट नंबर 20 है, 20 लिख दिए। ऐसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 3 बार में गया तो सेकेंड नंबर मेरा आ गया 15 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, देखिए दे दिया है 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस ऐसे करके गया है 1/20 इंटू 21 तक। इसी का सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहां सबसे पहली संख्या क्या है, 3 है, तो 1/3 ले लेंगे और सबसे आखिरी क्या है 1/21 ले लेंगे और माइनस करा देंगे। और इसका डिफरेंस 1 है, यहां भी डिफरेंस 1 है, यहां भी डिफरेंस 1 है और यहां भी डिफरेंस 1 है, इसलिए बस इतना ही करके छोड़ देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 21, यहां आ जाएगा 7 और यहां 1, 6/21। इसे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। ये मेरा आंसर आ गया। सारा सवाल एसएससी जीडी का है। चलिए अगला सवाल है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 15 छात्रों का एवरेज एज है 14 वर्ष। कि कितने छात्रों का, 15 छात्रों का। तो यहां से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, मतलब टोटल एक कक्षा में जितने भी टोटल स्टूडेंट है टोटल का 210 है एवरेज टोटल का। और कहता है कि इन्हीं में से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, केवल 6 का, इन्हीं में से केवल 6 स्टूडेंट्स का औसत आयु 15 वर्ष है, 6 का केवल। इसका 90 आ गया। अब कहता है अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। अन्य इसी में से 15 में से अन्य 8 छात्रों की औसत आयु है वो 13 वर्ष है। कितने छात्रों का है, 8 छात्रों का, 104 हो गया। तो हमसे कह रहा है कि 15वें छात्र की औसत आयु मांग रहा है। तो अब कितने छात्रों को निकाल लिया, 8 से 14 छात्र का था, हम निकाल लिया, 14 छात्र की औसत आयु निकाल लिया मैंने। हमने 14 छात्र का औसत आयु टोटल निकाल लिया, इसको ऐड करेंगे 194। टोटल 14 छात्र का औसत आयु 194 आ गया। अब मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितना है, 15, तो हमसे 15वें का पूछ रहा है। तो 15 स्टूडेंट का 210 है, जिसमें से 14 का मैंने निकाल लिया 194, तो 15वें स्टूडेंट का निकल जाएगा आसानी से। 15वें स्टूडेंट का एवरेज एज निकल जाएगा 210 माइनस 194, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 हो, दोनों पदों का अंतर 45 हो और प्राप्त मान 4/7 हो। तो इसको हम ऑप्शन से कर ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है 60 और 105, रेशियो 105। इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस 45 है, क्वेश्चन का है 45, इसका भी डिफरेंस 45 है और इसका जितने भी ऑप्शन सब का डिफरेंस 45 ही है। लेकिन एक बात और कही है कि प्राप्त मान 4/7 है, तो दोनों को हम कैंसिल करके छोटा करेंगे और प्राप्त मान 4/7 जिस ऑप्शन में आएगा वो मेरा आंसर सही हो जाएगा। इसको काटते हैं, काटेंगे तो 15 से जाएगा 4 बार में और 15 से 7 बार में। ऑप्शन ए मैच कर गया, 4/7 आ गया। तो मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कहता है एक
ईंट की माप दे दिया है और दीवार की माप दे दिया है, तो हमसे मांग रहा है कि उस दीवार में कितने ईंट लगेंगे। तो दीवार के आयतन निकाल कर और ईंट का आयतन निकाल लेंगे और दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ईंट घनाकार होता है और घन का आयतन होता है, ईंट जो है घनावाकार होता है और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसका माप हम लिखते हैं नंबर ऑफ ईंट, नंबर ऑफ ईंट। चलिए पहले हम दीवार का आयतन निकालेंगे। इसका माप दे दिया है 28 सेंटीमीटर, सॉरी इसका माप दे दिया है 21 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 36 सेंटीमीटर दिया है और ईंट का माप दे दिया है 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है। तो सबको हम एक मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। ये 21 मीटर है, 21 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर हटकर 2100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 12 मीटर को इसी तरह चेंज करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी सब अब एक मात्रक में आ गए हैं। सारे सेंटीमीटर से सारे सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। अब काटिए, 6 से कटेगा 6 बार में, 6 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से 4 बार में कट जाएगा, इस 4 से ये 7 बार में कटेगा और ये 7 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ईंट 30,000। तो कितने ईंट लगेंगे उस दीवार में? 30,000 ईंट लगेंगे। यहां तक क्लियर है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि हो गई, उसे 5% की हानि हो गई। अब कहता है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, कोई भी वस्तु दुनिया का अपने आप में 100% होता है और कह रहा है सवाल कि 5% की हानि हो गई। तो 100 में से 5 लिया 95% की वैल्यू दे दिया है 3,80,000। यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी 3,80,000 बाई 95। तो हमें कह रहा है 15% की प्रॉफिट चाहिए, 15% की प्रॉफिट चाहिए। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है और 15% प्रॉफिट और आ गया तो 115 हो गया। तो हमें 115% की वैल्यू निकालनी है। तो 115% की वैल्यू हो जाएगी 3,80,000 बाई 95 इंटू 115। अब काटेंगे तो 19 से कटेगा 2 बार में, 19 से 5 बार में जाएगा और इस 5 से ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 दूनी 46 और 4 जीरो है, 4 जीरो लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो गया 4,60,000। 4,60,000 मेरा आंसर आ गया। उसे 15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाने के लिए उस कार को
3,80,000 में न बेचकर 4,60,000 में बेचना पड़ेगा। अगला सवाल है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से कवर करता है और अगले 86 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से कवर करता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय कुल समय, टोटल टाइम। पहले हम कुल दूरी निकालेंगे, टोटल दूरी या फिर कितना टोटल दूरी कवर हुआ है। तो पहले 272 चला, फिर 86 किलोमीटर चला बाई, अब हम कुल समय निकालेंगे। तो समय बराबर होता है, हम जानते हैं समय बराबर दूरी बाई चाल, दूरी बाई चाल होता है। तो पहले कितना दूरी चला था 272 और कितना की स्पीड से चला था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था। फिर अगली 86 किलोमीटर का दूरी कितने की चाल से चली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 8 5 3, नीचे सॉल्व करेंगे तो आएगा, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 200 और ये 200 ऊपर चला जाएगा 1704। जब इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 8 तिहाई 24, ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 5 40। जब इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे दोस्त आएगा 42.018, इसी करके आएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो इसका राइट आंसर यहां से हम दे देंगे 42। इसका राइट आंसर हम करेंगे 42, क्योंकि छोटा सा पॉइंट के बाद छोटा सा वैल्यू है, इसलिए केवल हम 42 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। अगला सवाल है, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। अब कहता है मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन इससे रमेश से 50% अधिक कुशल है, मतलब मोहन से ज्यादा, सॉरी रमेश से ज्यादा कुशल है मोहन। मोहन 50% अधिक कुशल है। तो यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे तो 3:2 आ जाएगा। यानी कि अगर मोहन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो रमेश एक दिन में उसी काम को 2 यूनिट करेगा, और दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर दिए हैं। तो हमसे मांग रहा है केवल मोहन द्वारा वह काम कितने दिन में होगा, केवल मोहन द्वारा। तो हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे, कितना टोटल वर्क कितना है, कितना दिन में हुआ तो हमको दे दिया, लेकिन कितना टोटल वर्क ये नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क 15 दिन में खत्म हुआ है, और एक दिन में कितना काम हुआ है 3 और 2 5। तो टोटल काम 75 यूनिट था। टोटल जो काम था 75 यूनिट था, और दोनों ने मिलकर 15 दिनों में कर रखा है। तो हमसे मांगा जा रहा है कि केवल मोहन उस काम को कितना दिन में करता है। तो लिखते हैं टाइम ऑफ मोहन या मोहन एलोन। मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 75 यूनिट था, और मोहन की क्षमता एक दिन का 3 यूनिट करने का, तो 75/3 कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 25। मोहन अकेले उस काम को 25 दिन में करेगा। ये मेरा आंसर हो गया।
अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था। कह रहा है एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य यानी कि एमपी 400 रुपया था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दे दी। दोहरी छूट दे दिया। पहले कितना दिया? 25%। और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 400 इंटू पहले 25% की छूट दे दी, तो 100 में से 25 गया, 75 बच गया। 75 पर बेचा उसने, 25% छूट देके 75 पर बेचा। अब फिर छूट दिया, आपकी के दिया है 15%, तो बेचा कितना पर? 85% पर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से 25 बार में गया, और इस 25 से 3 बार में गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24, 1 25। उसने 225 रुपया में बेचा। ये मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक संख्या है उसका अनुपात दे दिया है 3:4। 3:4 अनुपात दे दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x/4x लिख सकते हैं। अब कहता है इनके घनों का योग, इनकी क्यूब करके जब योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 728 आएगा। तो करते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो 3x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 3 इक्वल टू 728। अब इसको क्यूब करते हैं तो 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल टू 728। ठीक है, यहां से x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 728। इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 4 11, 6 2 8 है 9। इसको जब हम काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारा x का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको कहा है दोनों संख्याओं का योग निकालना है। इन दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे, तो दोनों संख्या, एक है 3x, एक है 4x। 3x और 4x मिलके कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, 7x। और यहां x का वैल्यू हमने निकाल रखा है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 14 मेरा आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। सारे सवाल एसएससी जीडी में पिछले पूछे गए हैं। अगला सवाल है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। दो शंकु है, उसका ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, एक h1 एक h2 ले लेते हैं। उसका रेशियो है 2:1। अब कहता है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, उनके त्रिज्या का भी अनुपात दे दिया है r1, और r2 का रेशियो दे दिया है 1:2। अब हमसे पूछ रहा है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। उनके आयतन का अनुपात हमको निकालना है। उसके आयतन हम मान लेते हैं, एक का v1 एक का v2, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम v1 निकाल रहे हैं, पहले v1 निकाल रहे थे, त्रिज्या लेंगे r1 का, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, और h है यहाँ पर 1, h 1 है, और h है यहाँ पर 2। अब v2 निकालते हैं, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r2 का स्क्वायर 4, और h2 हो जाएगा 1। तो यहाँ 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमको v1 रेशियो v2 पूछा गया हमसे, इसका आंसर हो जाएगा 1:2। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
अगला सवाल है मिश्र धातु A का मिश्र धातु B से 63 केजी में मिलाया गया है। मिश्र धातु A का 40 केजी और मिश्र धातु B का 63 केजी में मिलाया गया है। तो मिश्र धातु A है इसका 40 केजी, मिश्र धातु B के 63 केजी में मिलाया गया है। तो मिश्र धातु A जो है कहता है मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात, लेड L से लेड और T से टिन का अनुपात दे दिया है 2:3 और कहता है मिश्र धातु B में टिन और तांबे यानी कि T से हो गया टिन और C से कॉपर, T मतलब टिन और कॉपर का रेशियो दे दिया है 2:5। तो हमसे मांग रहा है नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो मिश्र धातु एक नया तैयार होगा उसमें टिन कितना होगा। तो दोनों में से हम टिन का मात्रा निकाल कर ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर कितना है मिश्र धातु 40 केजी, इसमें टिन का मात्रा 3 है और टोटल हो गया, ऐड करेंगे 3 2 5। यहां टिन की मात्रा 2 है और पूरा मिश्रण है B 63 केजी, इसमें टिन का मात्रा 2 है और टोटल मिश्रण हो गया 7 के रेशियो में है। 7 से जाएगा 9 बार में, यहाँ 5 से जाएगा 8 बार में और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 तिहाई 24 और 9 दूनी 18, तो 24 प्लस 18 हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 42 केजी। अगला सवाल है दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर 350 है जहां x छोटा है और y बड़ा है। तो x माइनस y इक्वल टू 350। अब कहता है x का 9.5%, x का मतलब गुना 9.5% और y के 16.5 और y का 16.5% के बराबर है। कहता है x का 9.5%, y के 16.5% के बराबर है, तो हम बराबर कर देंगे। यहां देखिए ये परसेंट से परसेंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक, पॉइंट से पॉइंट गया और परसेंट से परसेंट गया। तो यहां से हम x और y का रेशियो निकाल लेंगे, x बाई y 165 बाई 95, ठीक है। अब यहां कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 से जाएगा 19 बार में और ये 5 से जाएगा 33 बार में, ठीक है। तो हमें पहले से दिया गया है x और y का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 350 है, लेकिन यहां पर कह रहा है इसका डिफरेंस हम देखें, इसका डिफरेंस अगर देखें तो हो जाएगा कितना, इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस 13 हो जाए, 13 में से 9 गया 4 1 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा 350। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350 बाई 14, लेकिन हमको निकालना कितना का वैल्यू है। हमसे पूछा है क्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, x प्लस वाई का मान पूछा है। तो हमने x 33 निकाल रखा है और y 19 निकाल रखा है हमने। तो दोनों का योग हमसे पूछा है, तो दोनों का योग करेंगे तो 9 3 12, दोनों का योग करेंगे तो 9 3 12 और 3 1 4 1 5। तो हमसे 52 की वैल्यू पूछी है, तो 52 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से। अब काटिए, 2 से जाएगा 7 बार में, 2 से जाएगा 26 बार में, अभी 7 से जाएगा 50 बार में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 26 इंटू 50, 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13, हमारा आंसर हो जाएगा 1300। x और y का योग 1300 आ गया है, तो मेरा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। यदि किसी का विक्रय मूल्य हम 3 गुना करते हैं तो उसका प्रॉफिट जो है 4 गुना हो जाता है। तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। अगर किसी वस्तु का एसपी 3 गुना करते हैं, मान लेते हैं एसपी 100 है, ठीक, अब इसको हम 3 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। और प्रॉफिट मान लेते हैं पहले से x था, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 3 गुना जब होगा एसपी तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो हमारे पास निकालना है प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर निकलता है, तो हमें यहाँ सीपी निकालना होगा। तो सीपी का फॉर्मूला हम जानते हैं एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहां एसपी दिया हुआ कितना 100 और प्रॉफिट x है, तो 100 माइनस प्रॉफिट x, ये क्या निकल गया, सीपी निकल गया। यहां भी प्रॉफिट दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, एसपी 300 है और प्रॉफिट 4x है। तो हम यहां से भी हम तो सीपी निकाल सकते हैं, 300 माइनस 4x, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है और दोनों एक ही वस्तु का सीपी है, इसलिए हम दोनों का इक्वल कर देंगे। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 3x इक्वल टू 200। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 200/3। और हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट। x क्या है, प्रॉफिट है, x क्या है, प्रॉफिट है। हमने प्रॉफिट निकाल ली, अब हमें केवल सीपी निकालना है। तो ये प्रॉफिट जब आ गया, यहां भी x है, यहां भी x है, तो हम यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं, दोनों जगह से कहीं भी रख के हम सीपी निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू यहां अगर रख के हम सीपी निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, सीपी इक्वल टू 100 माइनस 200, 100 माइनस 200/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/3, ये मेरा सीपी आ गया। और यहाँ प्रॉफिट आ गया, निकाल रखा है मैंने, तो यहां से हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। देखिए यहां लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट हो गया 200/3, प्रॉफिट बाई सीपी, सीपी हमने निकाल रखा है 100/3, सीपी हमने निकाल रखा है 100/3 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस 3 से ये 3 गया, 100 से 100 गया, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया 200%। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? एकदम से जान लगा देनी है इस 1 मंथ में, एकदम जितना जान है हम लगाकर तैयारी करेंगे। अगला सवाल है संख्या a और b, b और c और d के औसत दे दिया है 9, 6 और 4। तो a और d का औसत हमसे पूछा है। a और b का औसत दे दिया है 9, और औसत क्या होता है, जितने वो संख्या है उतना से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। 2 संख्या इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब कहता है b और c का औसत दे दिया है 6, तो 12 आ गया। और कहता है c और d का औसत दे दिया है 4, तो यहां से 8 आ जाएगा। अब कहता है a और d का औसत हमसे मांगा है, a और d का औसत, तो a और d का औसत क्या हो जाएगा, हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो हमें a प्लस d का अगर वैल्यू पता चल जाए तो आसानी से निकाल लेंगे। तो a प्लस d का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। हम इस सब का ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो यहाँ a अकेले है तो केवल a हो जाएगा, यहाँ b 2 गो है, दोनों प्लस में ही है, तो 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, और d अकेले है, d हो जाएगा। अब इधर ऐड करेंगे 12, 8, 20, 30, 38 हो जाएगा। अब देखिए b और c का वैल्यू हमारे पास 12 है, लेकिन यहाँ 2b है और 2c है, तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। केवल इसकी हम बात करें
तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा, और b प्लस सी का वैल्यू कितना है 12, तो 2 इंटू 12 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट हम 24 लिखेंगे, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। a प्लस d प्लस 24, और ये 24 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a प्लस डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसको घटाइए तो आ जाएगा 4 और 1। a प्लस डी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, लेकिन इसका औसत चाहिए, प्लस डी की औसत, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस डी की वैल्यू तो 14 आ गया, तो हम यहाँ 14 पुट कर देंगे, बाई 2 कट जाएगा कितने बार में 7 बार में। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया 7। a और d की औसत 7 आ गई। अगला सवाल है P 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को, P कोई व्यक्ति है, उसने 1200 रुपए में एक कोई सामान खरीदा और Q को 15% लाभ पर बेच दिया। P कोई व्यक्ति है, उसने Q को अपना सामान खरीदकर बेचा 15% की प्रॉफिट पर, 15% की प्रॉफिट पर बेच दिया। यहाँ प्लस इसलिए लिखते हैं कि प्लस पॉजिटिव होता है और माइनस नेगेटिव होता है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, इसलिए P यहाँ इसलिए केवल प्लस लिखा जाता है, और अगर हानि होती वहां माइनस लिखते हैं। तो P 1200 रुपए में खरीद कर, P कितने में खरीदा 1200 में, और 15% प्रॉफिट कमाकर Q को बेच दिया, Q को बेच दिया। ठीक, तो यहां से Q का हम सीपी निकाल लेंगे। Q कितना में खरीदा, ये सीपी हमें निकल जाएगा यहां से, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60, 12 एकम 12 6 18, 12 और 1 13, 1380 रुपया में Q खरीदा है। P के लिए SP हो गया, लेकिन Q के लिए CP हो गया, ये Q के लिए CP हो गया। अब कहता है Q इसे 1449 रुपया में बेचता है। Q 1380 रुपया में खरीदा और 1449 रुपया में बेच रहा है। ठीक, तो हमें से पूछा है Q का लाभ पूछा है, Q का प्रॉफिट परसेंट। यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको घटाते हैं, 9 6 69 रुपया के प्रॉफिट हो रहा है उसको, और कितना पर हो रहा है 1380 रुपए पर हो रहा है। तो 1380 से हम डिवाइड करेंगे, और प्रॉफिट परसेंट लाना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 13 से नहीं 69 से 13, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 69 से 2 बार में गया, और 2 से 5 बार में गया। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 50%, सॉरी 5%, 5% मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी बाल्टी का 4/11 भरा हुआ है। किसी बाल्टी है जिसमें से जिसका 4/11 भाग वो भरा हुआ है, और ये भरा है 5 मिनट में। 4/11 जो है 5 मिनट में भरा है। तो एक बात हमको बताइए, वो उसका टोटल क्षमता तो 11 है, जिसमें से भरा हुआ कितना है 4। वही बाल्टी इसकी टोटल क्षमता है 11 लीटर, टोटल क्षमता है 11 लीटर, जिसमें भरा कितना है 4 भरा है, और 5 मिनट में भरा है, 5 मिनट में भरा है। टोटल क्षमता उसका 11 है, लेकिन भरा हुआ है 4 लीटर, और कितना में 5 मिनट में भरा है। तो 1 लीटर कितना में भरेगा 5/4 मिनट में। क्लियर है यहां तक? तो हमसे पूछा जा रहा है कि शेष बाल्टी, मतलब जितना खाली है वो कितना देर में भरेगा। पहले से 4 भरा हुआ है, उसकी टोटल क्षमता 11 है, तो और कितना उसमें खाली शेष है, तो शेष है 7 लीटर। शेष 7 लीटर पानी भरेगा, कि वही पूछा है कितना देर में पानी भरेगा, 7 लीटर पानी कितना देर में भरेगा। तो हम 7 की वैल्यू निकाल लेंगे,
5/4 इंटू 7 आ जाएगा 35/4 मिनट में। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 8 चौके 32 3 35 8 मिनट, तो आएगा 8 होल 3/4 मिनट। 8 मिनट जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 इंटू 60 ये सेकेंड में आ जाएगा। 4 से जाएगा 15 बार में, 15 तिया 45, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 45 सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ए एक कार्य को 18 दिन में करता है। ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, 18 दिन में कर लेता है। इसी काम को ए और बी एक साथ मिलकर, इसी काम को ए और बी मिलकर कहता है मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। अब कहता है जबकि बी और सी एक साथ काम करते हैं तो इसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। बी और सी जब काम करते हैं मिलकर तो इसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है ए और बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। अब ए 18 दिन में, ए 18 दिन में 72 यूनिट काम कर लेता है। एलसीएम मतलब टोटल काम, एलसीएम मतलब हो गया टोटल काम निकल गया कितना था, टोटल वर्क 72 है। तो 72 काम को ये 18 दिन में करता है। 72 काम को ये 18 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18 चौके 72, 4 यूनिट काम एक दिन में कर देगा। अब कहता है ए और बी दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में करते हैं कितना काम, 72 यूनिट। 72 यूनिट काम को दोनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 दिन में। 8 9 72, 8 से 72 में भागा देंगे तो 9 आएगा। तो एक दिन का काम निकल गया। अब बी और सी का एक दिन का काम निकालते हैं तो टोटल काम 72 है। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 12 काम कर लेंगे, 12 यूनिट काम कर लेंगे। अब हमसे पूछा गया है ए और बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो ए और बी हमारे पास एक दिन का वर्क तो निकल गया, लेकिन ए का निकल गया और ए प्लस बी दोनों का निकला है, लेकिन हमें निकालना है ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग भी निकालना है। तो ए का तो हमें 4 पता है, पर डे वर्क निकालना है। ए का 4, बी का निकालते हैं। बी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। ए अकेले 4 वो काम कर लेता है तो बी कितना करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। इसी तरह सी कितना करेगा, ए और बी दोनों मिलकर, सॉरी सी और बी और सी दोनों मिलकर 12 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से बी 5 यूनिट काम कर लेता है। तो सी कितना करेगा, 7 करेगा। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 72। और तीनों का एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, तीनों का एक दिन का क्षमता हो जाएगा 5 4 9 7 16। तो 16 से डिवाइड कर देंगे और काटिए इसको। 4 से जाएगा 18 बार में और 4 से जाएगा 4 बार में, फिर कटेगा 2 से 9 बार में कट जाएगा और 2 से 2 बार में कट जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चौके 8 है, 1 9, इतना दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा आंसर हो गया। 4 होल 1/2 दिन, यानी कि 4.5 दिन में तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं और ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा।
जय हिंद।